हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है ना, इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा क्वेश्चन नंबर 5 तक वाला, या अगर आपको किसी भी दूसरे एक्सरसाइज में डाउट है ना, तो मैंने सारे वीडियोज़ की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर आई बटन में भी जल्द से जल्द लिंक डाल दूँ, ताकि आपको जब भी किसी भी वीडियो की जरूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके अपने वीडियोज़ को ना वहाँ पर से आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा कि इन पैरेललोग्राम PQRS, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसमें PQ और PS की अपने को लेंथ दी गई है। अब बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल P जो है वो मीट हो रहा है SR पर, यानी जो दूसरी वाली हमारी साइड है उसमें एक पॉइंट M बन रहा है, वहाँ से वो मीट हो रहा है। अब जो PM और QR है दोनों को प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो जाकर के T पर मिलते हैं। अभी शायद आपको ओरली यहाँ पर दिमाग में नहीं आ रहा होगा कैसे कैसे डायग्राम बन रहा है, मैं भी आपको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ RT, तो जो RT बन रहा है उसका लेंथ पता करना है। तो ये पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ जिसमें बाइसेक्टर वगैरह निकालता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखो, जो इसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पर हमने PQRS एक पैरेललोग्राम बना लिया। उसमें बोला था कि PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, PS जो है वो 9 सेंटीमीटर का है। उसके बाद हमसे कहा गया कि जो एंगल P है हमारे पास, उसका जो बाइसेक्टर है, यानी कि देखो ये हमारा एंगल P कंप्लीट है, बाइसेक्टर यानी ये वाली जो लाइन है जो बीचों बीच से एंगल P को कट कर रही है, वो क्या कर रही है, SR में जाकर के मिल रही है एक पॉइंट M पर। तो इसको हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दिया। अब उसके आगे हमसे कहा गया था कि अगर PM को आगे बढ़ा दिया जाए, यानी ये जो लाइन हमारी थी ना, इसको आगे बढ़ा दें, प्रोड्यूस कर दें, और QR को भी प्रोड्यूस कर दें, ये हमसे बोला गया था क्वेश्चन में। तो वो जाकर के मिलते हैं एक पॉइंट T पर। तो आपको फाइंड करना है कि ये जो हमारी RT है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है। तो अब इसे कैसे पता किया जाए, इसके एकदम सिंपल से मेथड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, ये जो हमारा एंगल यहाँ पर बन रहा है ना, जिसको बाइसेक्ट किया गया है SPQ, इसको आप लोग मान लो x है इधर और इधर भी x है। ये जो कंप्लीट है ये हमारा 2x है। यहाँ पर आप लोग लिखो जल्दी से, लेट एंगल SPQ बी 2x। हमने SPQ को 2x मान लिया, तो हमारा इधर जो एंगल बनेगा ये भी x बनेगा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी x बनेगा, क्योंकि कंप्लीट अगर 2x है तो ऊपर भी x हो जाएगा और नीचे भी x हो जाएगा। यानी कि ये जो मेरा एंगल है इसका नाम हम लोग रख सकते हैं MPQ, ठीक है। यानी कि हमारा एंगल MPQ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा x का। अभी अपने को केवल इसी से मतलब है, देखो कैसे करना है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बारे में आपने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बार बार सॉल्व किए हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, क्लास 7 में मैंने आपको पढ़ाया है, और ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो ये वाली लाइन और ये लाइन मेरी पैरेलल थी, यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको आप लोग लिखो कि एंगल हमारा ये जो है TMR है ना, TMR जो होगा वो इक्वल हो जाएगा MPQ के, एंगल MPQ का, और दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ से x होगा। तो यहाँ पर भी मैं एक x लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये वाले एंगल को हमने x निकाल लिया है। अब हम क्या जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी SPQ जो है हमारा एंगल SPQ वो इक्वल हो जाएगा मेरे SRQ के, यानी ये वाला एंगल के SRQ के, तो एंगल SRQ। तो SPQ कितना है, तो SPQ कंप्लीट मेरा 2x है, इसका मतलब कि SRQ भी मेरा जो होगा वो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x। अब आप लोग क्या करो, इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पर जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है TMR, इसमें ये जो एंगल आ रहा है बाहर में आ रहा है, यानी एक्सटीरियर एंगल है। कुछ इस तरीके से देखो मेरा ट्रायंगल बना हुआ है, सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। तो इधर जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा एंगल SRQ है, SRQ इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और ये किसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो TMR जो हमारा ट्रायंगल है ना उसके लिए। तो फॉर ट्रायंगल TMR इस तरीके से यहाँ पर लिख दो। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम लोग क्या जानते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वही इसके इक्वल में होगा। एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो दो एंगल होते हैं उनका सम करके ही हम लोग एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालते हैं। यानी कि आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि एंगल जो SRQ है ना वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल TMR के,
और उसमें हम लोग प्लस करेंगे MTR यानी ये वाला एंगल, तो एंगल MTR को, तब ये निकलता है। तो यहाँ से अब हम लोग को इसका भी वैल्यू पता चल गया, क्योंकि देखो ये 2x है, तो इसका मतलब ये भी x होगा और ये भी x होगा, लेकिन ओरली तो निकालना नहीं एग्जाम में तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, SRQ की जगह में 2x लिखो, इक्वल के साइड में TMR की जगह में x लिखो, और इसका भी वैल्यू मान लो हमको पता नहीं है, भले हमने दिमाग में निकाल लिया है लेकिन हमको मान लो पता नहीं है, तो यहाँ पर MTR लिखेंगे। अब MTR की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ ट्रांसफर कर दो, तो 2x माइनस में x इक्वल टू एंगल MTR हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल MTR कितना निकल गया, MTR इक्वल टू x निकल गया ना, तो ये हो गया मेरा यहाँ से x। अब मेन आपका काम खत्म। अब आप बोलोगे सर इतना करने का फ़ायदा क्या हो रहा है वो तो बताइए। तो देखो भैया काम आपका कंप्लीट हो गया, आंसर आपको मिल गया। कैसे मिल गया, हमारा ये जो ट्रायंगल बन रहा है PQT, ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, और दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है, ये भी x था और ये भी हमारा x निकल करके आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो PQT है वो क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर लिखो हमारा जो ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल PQT इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, ये जो हमारा एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें हमारा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोस्केल ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के जो दो साइड्स होंगे, यानी इस वाले एंगल के अपोजिट में ये वाला साइड और इस वाले एंगल के अपोजिट में ये वाला साइड, ये भी आपस में इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका एक्स के अपोजिट में ये वाला साइड जो PQ है वो कितना हो गया, वो भी मेरा 12 सेंटीमीटर है। तो अगर ये मेरा 12 सेंटीमीटर है तो इस वाले x के अपोजिट में जो मेरा पूरा साइड है QT जो है यहाँ पर, ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो QT इक्वल टू ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आइसोस्केल ट्रायंगल कैसे वो पता चला ना, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और दो एंगल इक्वल है इसका मतलब दो साइड इक्वल है, और दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो अब ये मेरा QT का वैल्यू यहाँ से निकल गया, और हमको क्या चाहिए था, अपने को तो TR चाहिए था। तो हम क्या जानते हैं कि अगर यहाँ से SP अगर हमारा 9 सेंटीमीटर है तो RQ भी 9 सेंटीमीटर ही होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल हो गए हैं। तो अब ये यहाँ से 9 है और टोटल 12 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये जो पॉइंट है इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, तभी ना फिर 9 और 3 मिलकर के टोटल मेरा 12 बनेगा। तो उसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट 3 नहीं लिखोगे, आप लोग ऐसे ही लिखोगे कि मेरा जो QT है, जो कंप्लीट मेरी जो लाइन है ना, ये वाली QT, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकालने के लिए QR प्लस TR कर सकते हैं, यार RT लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको RT बोला था ना, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन में 6, हाँ RT बोला था। तो QT इज इक्वल टू QR प्लस में RT। तो यहाँ से अब QT का वैल्यू अपने को पता ही है 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा QR की जगह पर 9 सेंटीमीटर और प्लस में RT की वैल्यू अपने को निकालनी थी, तो 9 को तो ट्रांसफर करो, तो 12 माइनस 9 इक्वल टू RT हो गया। तो यहाँ से हमारी RT की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर निकल गई। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मेन आपको फोकस करना है इस वाले ट्रायंगल को आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करने में। जब आपने ये कर लिया, आइसोस्केल ट्रायंगल मैंने प्रूव कर लिया, तो फिर आपको जो आधा काम है, आधा क्या मान लो आपका 70-80% जो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज अवर 7th क्वेश्चन, और ये भले आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। कभी भी अगर देखो 1, 2 और 3 इस टाइप से क्वेश्चन अलग अलग बना के देता है ना, तो वो क्वेश्चन आसान ही रहता है, बस दिखता थोड़ा बड़ा है। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा डिजाइनिंग फिगर यहाँ पर बना हुआ है ABCD, वो एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और ये जो CD जो लाइन है ना, ये आपस में पैरेलल हैं। अब क्या कह रहा है कि जो P और Q है ये मिड पॉइंट है, एक AD का मिड पॉइंट है और एक जो BC का मिड पॉइंट Q है। एंड कहाँ गया उसके बाद जो DQ है, यानी ये जो लाइन ऐसे D से लेकर Q तक आई, अगर इसको हम लोग बढ़ा देते हैं और AB को बढ़ा देते हैं, देखो DQ को आगे बढ़ाया गया और AB को बढ़ाया गया, तो ये जा करके E में जा करके मिल रहे हैं। ऑल्सो जो AC है एंड PQ वो बोल रहा है कि आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं R पर। देखो AC कौन वाली लाइन, ये वाली, और PQ ये वाली लाइन, ये दोनों एक पॉइंट R है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कट हो रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो DQ है और QE है वो आपस में इक्वल है। तो DQ कौन सी लाइन, ये देखो DQ, और QE कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा कि अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल को पकड़ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो सब वही काम हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, फिर उसके आगे मैं आपको धीरे धीरे समझाते जाऊँगा। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, और सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से कि हम लोग ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इन ट्रायंगल QCD एंड QBE, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं ताकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। तो सबसे पहले तो यही दिख रहा है कि हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, जिस तरीके से ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और आपस में इक्वल होंगे। तो आप लोग लिख दो एंगल DCQ जो है मेरा वो इक्वल है हमारे EBQ के, एंगल EBQ का, और दोनों आपस में इक्वल क्यों हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो कि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसीलिए इक्वल हैं।
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो अब ये तो हमारा एंगल हो गया। उसके अलावा हमसे क्या बोला गया था कि ये जो पॉइंट Q है ये क्या है, BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि BQ और CQ भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसको ही लिख देते हैं कि BQ इज इक्वल टू CQ। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Q जो था मिड पॉइंट था, तो Q इज मिड पॉइंट, शॉर्टकट में लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास एंगल और साइड हो गया है। अब हम लोग एक और एंगल ले लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, उल्टा एंगल है ना, जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो CQD, हमारा एंगल CQD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BQE के। और दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इस तरीके से लिख दो। तो अब हमारे ये दोनों ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल QCD इज कॉन्ग्रुएंट टू हमारे ट्रायंगल QBE के। और दोनों कौन से रूल से हुए हैं, तो हमारा एंगल साइड और एंगल वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे DQ और QE, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अपने से ही पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो लिख दो आप लोग, सो DQ इज इक्वल टू QE। और इसको अपन क्या बोलते हैं, जब इक्वल किसी भी चीज़ को बताते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट को, तो उसे हम लोग बोलते हैं CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व होता है। अब सेकेंड वाले पार्ट में हमसे क्या बोल रहा था कि आपको ये प्रूव करना है कि जो PR है और ये जो EB है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ, पैरेलल हैं। तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव कर देते हैं। इसको आप ऐसे लिखो कि हमारे ये दोनों लाइन कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, ADE, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE के अंदर हमारा जो P है वो मिड पॉइंट है AD का, तो लिखो P इज मिड पॉइंट ऑफ AD। एंड उसके अलावा हमारा जो ये Q है ये किसका मिड पॉइंट है, तो ये BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग, लेकिन Q को हम लोग अगर मिड पॉइंट बता रहे हैं, हाँ मिड पॉइंट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारा मिड पॉइंट BC का है तो कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा, दिक्कत हो जाएगा अगर आप यहाँ पर लिख दोगे ना कि Q जो मिड पॉइंट BC का है, तो क्योंकि हम लोग तो अभी ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंड जो Q है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ। अब ये Q किसका मिड पॉइंट है, तो ये हमारे DE जो साइड है उसका मिड पॉइंट है। जैसे एक वाले साइड ये जो हमारा AD है उसका मिड पॉइंट P हो गया, और जो Q है ये मिड पॉइंट हो गया हमारे DE का। अब बोलोगे सर ये चीज़ तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था कि Q हमारा मिड पॉइंट है, ये आपको कैसे पता चला, तो ये हमने अभी प्रूव किया बच्चा कि मेरा जो DQ है और QE है ये आपस में इक्वल है। यानी कि ये जो हमारा साइड DE होगा उसका जो Q होगा वो मिड पॉइंट होगा, तभी तो DQ और QE इक्वल होंगे ना। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। इसी से हमको पता चल गया कि जो Q है वो मिड पॉइंट होगा हमारे दूसरे वाले साइड DE के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स हैं और उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड वाली लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारा जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा AB का। ओके, इतना क्लियर हो गया। क्योंकि हम लोग ये क्या है, हम लोग कौन सा यहाँ पर रूल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी दो मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, बाकी थ्योरम अब यहाँ पर हम लोग को वो वाला की जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोग एक चीज़ और, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि जो हमारा ये वाला जो साइड है वो क्या होता है, थर्ड वाले साइड का हाफ भी होता है और पैरेलल भी होता है। लेकिन हम लोग को हाफ वगैरह प्रूव करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमको केवल ये बोला था कि PR और हमारा जो AB है इसको आपस में आप क्या करना था, हमको पैरेलल प्रूव करना था। तो ये जो PR है ये हमारे PQ का ही तो एक पॉइंट है ना। PR जो है ये दूसरा लाइन तो कुछ है नहीं, PQ का ही एक पार्ट है। तो हम लोग PQ की जगह में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं PR, और ये जो होगा पैरेलल हो जाएगा AE का जो पार्ट है हमारा AB। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर शॉर्टकट में डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोग PQ की जगह पर यहाँ पर जो मैंने AB लिख दिया था ना, इस जगह पर आप लोग AE लिखो पहले वाली लाइन में। ये पहले वाली लाइन में हम लोग ये प्रूव किए हैं कि जो PQ होगा वो पैरेलल हो जाएगा AE का, यानी थर्ड वाले साइड का। तो यहाँ पर AE लिख दो और फिर PQ के बदले में यहाँ पर आप लोग PR लिखो और फिर यहाँ पर हैंस करके लिख देना इसको कि इसीलिए, या फिर इस टाइप से डॉट वाइज बनाते हो ना, इस टाइप से बना करके लिख देना कि जो PR होगा वो AB का पैरेलल होगा, क्योंकि जो PR है वो PQ का पार्ट है और जो AB है वो AE का पार्ट है। तो बस यहाँ पर हमारा जो सेकेंड वाला पार्ट होता है वो भी प्रूफ होता है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ प्रूफ होते जाएगा उसको आप लोग बॉक्स में क्लोज कर देना, टीचर को चेक करने में आसानी होती है। चलिए थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। अब थर्ड वाले पार्ट में हमसे क्या बोल रहा था, तो थर्ड वाले पार्ट में हमसे कहा गया है कि AR और ये जो RC है इन दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो अब ये कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमारा इंटरसेप्ट वाला थ्योरम। हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो DC, ये PQ और जो AE है ये सब आपस में क्या है, पैरेलल लाइन से, या फिर AE मत बोलो इसको, आप लोग AB ही बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा DC है, DC इज़ पैरेलल टू PQ एंड इट इज़ ऑल्सो पैरेलल टू AB।
ये तीनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि हमसे DC और AB को पैरेलल शुरू में बोला गया था और AB को और PQ को हमने यहाँ पर पैरेलल प्रूव कर ही दिया, यानी कि तीनों आपस में पैरेलल हैं। तीन पैरेलल लाइन्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं ट्रांसवर्सल से। कौन से ट्रांसवर्सल से कट हो रहे हैं, हमारे AD से कट हो रहे हैं, है ना। DC PQ पैरेलल टू AB आर कट बाई ट्रांसवर्सल। देखो ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ इसको आप लोग अपने से अच्छे से बनाकर भी लिख सकते हो, ट्रांसवर्सल AD। और AD से ये कहाँ पर कट हो रहे हैं, तो ये कट हो रहे हैं हमारे पास P में, पॉइंट P में यहाँ पर कट हो रहे हैं ना। देखो ये जो हमारा AD जो लाइन कट कर रहा है, ये तीनों ट्रांसवर्सल को इस तरीके से कट कर रहा है कि हमारा AP और ये जो DP है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये जो पॉइंट हमारा P है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि सच दैट, इस तरीके से वो कट हो रहे हैं कि मेरा जो AP है वो इक्वल है हमारे DP का, क्योंकि हमारा AP जो था मिड पॉइंट था, तो AP और DP आपस में इक्वल होंगे। ऑल्सो, साथ ही साथ, दिस लाइन्स, या फिर ऑल्सो बाद में लिखना इस तरीके से, दिस लाइन्स आर ऑल्सो कट बाई ट्रांसवर्सल। कौन से ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, तो ये जो BC हमारा ट्रांसवर्सल है, इससे भी तो ये तीनों लाइन आपस में कट हो रहे हैं, तो ट्रांसवर्सल BC। और इससे कट होने किस तरीके से कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी लिख दो, सच दैट, कुछ इस तरीके से कट हो रहे हैं कि मेरा जो BQ है और मेरा जो QC है ये भी आपस में इक्वल है। तो इसको भी बता दो कि BQ इज इक्वल टू QC, यानी कि तीन पैरेलल लाइंस थे, वो ट्रांसवर्सल से बस एक ही बार भी आप बताओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन आपके बुक में एग्जाम्पल्स में चूंकि दोनों साइड से बताया जा रहा है, जब 2 बार आता है ना तो वहाँ पर बता देता है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर 2 बार लिख दिया हूँ। नहीं तो आप बस एक वाला ही स्टेटमेंट लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको रूल समझाया था पिछले वाले वीडियो में कि तीन लाइन्स हैं आपस में पैरेलल, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है और कुछ इस तरीके से कट कर रहा है कि उस ट्रांसवर्सल के बीच में जो ये हमारा इंटरसेप्ट बन रहा है, अगर ये आपस में इक्वल है तो उसका मतलब कि जो दूसरा ट्रांसवर्सल भी कट करेगा तो उसके बीच का इंटरसेप्ट भी आपस में इक्वल ही होगा। ठीक है, ये मैंने आपको रूल वापस समझा दिया था, लेकिन यहाँ पर आपके बुक में चूंकि 2 बार दिया हुआ है, कई एग्जाम्पल्स मैंने देखा तो मैं इसीलिए मैं भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ, 2 बार आप लोग लिख लेना अगर एग्जाम में आएगा तो। ओके, तो इतना हो गया। अब हम लोग बोलेंगे कि सिमिलरली, इसी तरीके से, सिमिलरली दीज लाइन्स आर कट बाई AC, या फिर ट्रांसवर्सल AC लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैं T लिख देता हूँ शॉर्टकट में। यानी ये जो लाइन्स हैं ये हमारे AC जो ट्रांसवर्सल है उससे भी कट हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा AR होगा और जो मेरा RC होगा ये भी आपस में इक्वल ही होगा, यही तो हमारा रूल कहता है। तो इसीलिए AR इज इक्वल टू RC, और ये वाला रूल हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो ये हमारा इंटरसेप्ट थ्योरम हमसे बताता है कि अगर ये हमारा कट हो रहे हैं और इक्वल कट हो रहे हैं तो थर्ड वाला जो हमारा ट्रांसवर्सल होगा वो भी जब कट करेगा तो इक्वल ही कट करेगा। तो इसे आप लिखो यहाँ पर शॉर्टकट में इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम। इस वाले थ्योरम में बस लिखना बहुत पड़ता है, बाकी इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस लिख लो इतना 2-3 लाइन और आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 भी फिर से भी बात बता रहा हूँ, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो देखो हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर जो एक फिगर बना हुआ है उसमें AD जो है वो एक मीडियन है हमारे ट्रायंगल ABC का। AD कौन सी लाइन, ये देखो AD, ये जो लाइन आई है ना यही हमारी मीडियन इस ट्रायंगल की। तो मीडियन किसे बोलते हैं शायद आपको याद होगा, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मीडियन वो लाइन होती है किसी भी ट्रायंगल की जो किसी भी एक साइड में, जैसे ट्रायंगल में 3 साइड होता है ना, तो किसी भी एक साइड को क्या करता है, किसी भी एक साइड का बीचों बीच वाले पॉइंट से अपोजिट वाले वर्टेक्स को जाकर के मिलाता है। यानी कि वर्टेक्स में जाकर के अगर ये मिल गया बीचों बीच से ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरी लाइन होगी मीडियन होगी। और क्वेश्चन में बोला गया है ना कि AD एक मीडियन है, इसका मतलब ये साफ साफ समझ लो आप लोग कि जो D है वो मिड पॉइंट है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए D इज द मिड पॉइंट ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला है, बस कंफ्यूज करने के लिए उसको उल्टा कर दिया। उसमें बोल रहा है कि हमारा जो AD है वो मीडियन है, तो AD अगर मीडियन है तो इसका मतलब D जो होगा मिड पॉइंट होगा। खेल खत्म, आगे बढ़ते हैं। हमसे बोल रहा है कि जो DE और BA है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, DE और BA। तो आपको ये शो करना है कि जो BE होगा यानी ये वाली जो लाइन है वो भी क्या है, एक मीडियन है। तो अब अगर अपने को इसको मीडियन शो करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस E को हमको शो करना पड़ेगा कि E जो है ये इस वाले साइड AC के क्या है, मिड पॉइंट है। अगर E हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा तो इससे निकल करके अपोजिट वर्टेक्स में जो लाइन जाएगा यानी BE जो लाइन आएगा वो ऑटोमेटिक हमारा मीडियन कहलाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें आपस में पैरेलल भी बता दिया गया है। अभी मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि जो AD हमारा वो मीडियन है ABC का, इसका मतलब क्या हुआ, जो D होगा मेरा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इस वाले साइड BC का। अब ऑल्सो हमको एक और चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि हमारा, या फिर इस तरीके से लिखो, ऑल्सो इन ट्रायंगल ABC, हमारा जो ट्रायंगल ABC है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें हमारी जो D है वो मिड पॉइंट है, तो D इज़ मिड पॉइंट ऑफ
बी सी, ये हमारा मिड पॉइंट है बी सी का, और साथ ही साथ जो डी ई है और जो ए बी है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। भले मैंने थोड़ा सा लाइन बिगाड़ दिया बना करके, लेकिन एक्चुअल में ये आपस में पैरेलल होंगी। तो इसको लिखो आप लोग, ए बी जो है वो पैरेलल है मेरे डी ई का। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये दो आपस में पैरेलल हैं और यहाँ पर यानी कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और डी अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा है जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर लिखो, सो ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और ये अपने को पता कैसे चला, तो यहाँ पर हमको पता इसलिए चला क्योंकि हमारा ये मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि दो मिड पॉइंट मिलते हैं तभी वो आपस में तीसरे वाले साइड के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये जो हमारा होगा मिड पॉइंट होगा, इसको हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, थ्योरम। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग लिख लो। ओके, तो अगर ई मिड पॉइंट है तो हमारा क्या हो गया, अगर ई मिड पॉइंट है इसका मतलब जो बी ई होगा वो भी क्या होगा, एक मीडियन होगा। हैंस यहाँ करके लिखो, हैंस या देयरफॉर करके, हैंस हमारा जो बी ई है वो क्या है, मीडियन है। बी इज़ ऑल्सो ए मीडियन ऑफ ए सी। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर बस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो द 9th क्वेश्चन इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इसमें ए डी और जो बी ई हैं वो मीडियंस हैं। जो मैंने भी यहाँ पर प्रूव किया है ना, उसी को हम लोग को यहाँ पर बना कर दिया हुआ है। देखो, ये जो मेरा ए डी, ये वाली जो लाइन आ रही है, यानी डी जो है वो मिड पॉइंट है तभी ये मीडियन बन रहा है। उसी तरीके से जो बी ई है, यानी कि यहाँ ई से लेकर के जो यहाँ बी पर आ रहा है लाइन, ये भी क्या है, मीडियन है। इसका मतलब कि जो ई है वो भी हमारा मिड पॉइंट है, तभी ना ए ई और ये मेरा ई सी इक्वल होंगे तो ये मिड पॉइंट कहलाएगा और फिर मीडियन बन जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास जो डी एफ और बी ई है वो आपस में पैरेलल हैं, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं। आपको ये शो करना है कि जो सी एफ है, अब सी एफ कहाँ पर है भाई, तो ये देखो, ये छोटा सा यहाँ पर सी एफ आपको दिख रहा होगा, ये जो है 1/4 है ए सी का। ए सी कौन सी लाइन, तो ए से लेकर के सी तक, यहाँ तक, यानी कि ए सी को अगर अपन 4 पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें से एक पार्ट जो होगा वो सी एफ का होगा। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले आप लोग क्या करो कि ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है ना, इसका यूज़ करो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या देखना है, सबसे पहले तो अपने दिमाग में आप ये रखो कि अपने को लाना क्या है। लास्ट में हमको लाना है सी एफ। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ये रहा, मैं यहाँ पर रफली लिख देता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे। सी एफ इक्वल टू 1/4 ए सी, ये अपने को लास्ट में लाना है, यानी सी एफ का यूज़ करना है अपने को। तो हम लोग वो कैसे करेंगे, और यहाँ पर ए सी का भी यूज़ करना है, ये वाली लाइन का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। इसमें हम क्या जानते हैं, हमको बोला गया था ना कि जो ए बी ई है ये मिड पॉइंट है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि जो मेरा ए सी है, अगर मुझे वो निकालना है, क्योंकि देखो लास्ट में अपने को ए सी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर ए सी का यूज़ कर रहा हूँ। तो ए सी निकालने के लिए मैं ए ई और प्लस में ई सी कर सकता हूँ। ए ई प्लस में ई सी किया जा सकता है ना, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो हमारा पूरा कंप्लीट लाइन होगा, यानी ए सी होगा। क्लियर है। उसके अलावा जो मेरा ए ई है और जो मेरा ई सी है वो दोनों आपस में इक्वल भी हैं, क्योंकि जो ई हमारा है वो मिड पॉइंट है। तो उसने बोला था ना ई बी जो है, या फिर बी ई नाम दिया था वहाँ पर, वो मिड पॉइंट है। इसका सॉरी मीडियन बोला था, मिड पॉइंट तो मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर कहा गया था कि जो मेरा बी ई है वो मीडियन है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ई हमारा मिड पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये अपने को क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर इसको आप शॉर्टकट में गिवन लिख सकते हो कि ए ई और ई सी जो है आपस में इक्वल हैं, ऐसा अपने को क्वेश्चन में बताया था कि वो मीडियन हमारा। क्लियर ये चीज़। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए ई के बदले में ई सी लिख सकते हैं ना, तो इसको आप लोग ऐसे लिखो। इसलिए मेरा जो ए सी होगा वो इक्वल हो जाएगा ई सी प्लस में ई सी के। हमने क्या किया, ए ई के बदले में ई सी लिख दिया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे। तो यहाँ से हमारा ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 ई सी के। अब यहाँ पर इसको आप लोग रहने दो, बस इतना ही आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और छोड़ दो। अब आप लोग क्या करो कि ये जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है जिसमें मेरा सी एफ आने वाला है उसका यूज़ करो, बी ई सी का। तो अब आप लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल बी ई सी। अब बी ई सी में हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग ये लेंगे कि जो मेरा ई सी है वो ई एफ और एफ सी या फिर सी एफ, इन दोनों को मिला करके ई सी बन रहा है। तो वो लिख लेता हूँ मैं कि ई सी इज इक्वल टू ई एफ प्लस में सी एफ। ओके, ये समझ में आ गया ना। अब हम लोग को क्या पता है कि जो मेरा D है वो भी मीडियन था। तो अगर ये कंप्लीट बड़े वाले ट्रायंगल के लिए मीडियन का काम कर रहा था, तो नीचे भी तो जो BC है इसमें भी तो ये बीचों बीच का ही पॉइंट कहलाएगा ना। यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करेंगे हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो वाला। कैसे यूज़ होगा, क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट है, उसके अलावा ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा मिड पॉइंट ही होगा 100%। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि EC जो है इक्वल है EF प्लस CF के। उसके बाद बता दो कि हमारा डायरेक्ट आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो मेरा EF होगा फिर ऐसे लिख दो F इज़ मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ EC।
ओके, अब ये कहाँ से आया पता कैसे चला, तो इसको आप लोग ब्रैकेट में से साइड में लिखो कि हमारा जो BE था वो पैरेलल था हमारे DF का, ठीक है, और उसके अलावा D कॉमा करके लिखो कि D इज़ मिड पॉइंट, D इज़ मिड, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, MID होगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा अगर D मिड पॉइंट है, ये हमारा पैरेलल है, तो हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, MP लिख देता हूँ शॉर्ट में मैं, थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हमारा ये जो होगा ये भी ऑटोमेटिक मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब कि EF और CF भी जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो वो लिख लो EF इज इक्वल टू CF। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने को EF से मतलब नहीं है, अपने को CF लाना है और AC लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे EF के बदले में CF लिख देंगे। यहाँ पर लिखो आप लोग, इसलिए हमारा जो EC होगा, ये वाला इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके हम लोग EF के जगह में लिखेंगे CF प्लस में CF, तो यहाँ से ये हो जाएगा EC इक्वल टू 2CF, ठीक है। इसको देखो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। इक्वेशन 1 में हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हमारा जो AC था वो इक्वल था 2EC के, AC इज इक्वल टू 2EC। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि EC के जगह में 2CF लिखेंगे, क्योंकि EC का जो वैल्यू है वो इतना निकला है। तो अब हमारा हो जाएगा AC इक्वल टू, ये 2 पहले से ये तो रहेगा ही, और जो EC है उसके बदला में हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2CF। ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारा EC के बदले 2CF अलग आएगा, ये वाला 2 अलग है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग को तो 2 2 4 हो जाएगा, तो AC इक्वल टू 4CF लिख दो। अब अपने को CF की जरूरत नहीं है ना, हम लोग को देखो CF इक्वल टू 1/4 AC बोला था, तो हम लोग 4 को क्या करेंगे इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये मेरा AC डिवाइड बाई 4 इक्वल टू CF हो जाएगा। या इसी को आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, CF इक्वल टू AC बाई में 4 लिखो, या AC और बगल में 1/4 लिखो, बात एक ही होता है, इन दोनों का मतलब जो है सेम है, क्योंकि AC 1 AC हो जाएगा और नीचे में 4 आ जाएगा, तो ऐसे भी लिखा जाता है। और यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का इक्वेशन को, तो ये हमारे यहाँ पर प्रूफ होता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये जो अगला क्वेश्चन है 10th नंबर का, उसे सॉल्व किया जाए। So the 10th question is prove that the line segment joining the middle points of the side of a triangle divide it into 4 congruent triangle। यानी कि जो हमारे मिडिल पॉइंट्स होते हैं ना किसी भी ट्रायंगल, देखो यहाँ पर तो ऐसे मिडिल पॉइंट मुझे नहीं दिख रहे हैं अच्छे से, मान लो ये हमारा मिडिल पॉइंट है, ये एक ट्रायंगल है, इसके जो मिडिल पॉइंट्स हैं, तो हमसे ये बोल रहा है, जैसे ये हमारा फिगर नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा अलग बनाऊंगा मैं भी, तो वैसे इसी बनेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को अगर इसमें हम लोग लाइन सेगमेंट बना दें, इस तरीके से लाइन बना दें, तो ये जो कंप्लीट हमारा ट्रायंगल था उसको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 ये जो चारों है ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये अपने से बोल रहा है। तो ये हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन में और सॉल्व करके देखते हैं कि वो हमारा कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा। तो देखो यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना लिया है, एक ट्रायंगल मैंने कोशिश किया है कि एकदम इक्विलेटरल हो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। वैसे बोला नहीं था क्वेश्चन में, बस हमसे इतनी कहा था कि ट्रायंगल होना चाहिए। तो ट्रायंगल को जो हमने यहाँ पर ABC नाम दे दिया, आप लोग लिख लेना कि लेट द ट्रायंगल BABC। हम लोग मान लेते हैं जो ट्रायंगल ABC है उसे जो मिड पॉइंट है वो D, E और F है। ये D जो है AB का मिड पॉइंट है, E जो है BC का मिड पॉइंट है, और जो F है वो मेरा AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये सब चीज़ अगर आप एग्जाम में सॉल्व करो तो लिख लेना, ताकि टीचर को पता चले कि आपने इसको ही, इसी चीज़ का जो आप लिख रहे हो उसका ही आपने यहाँ पर डायग्राम बनाकर रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग ABC ट्रायंगल लें, तो यहाँ पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में जो मेरा D है और जो मेरा E है, वैसे हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं, मैं स्टार्ट इससे कर रहा हूँ। D और E को हम लोग अगर मिड पॉइंट मान लें तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि मेरा हम लोग का रूल क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2 मिड पॉइंट आपस में मिल रहे हैं किसी भी लाइन के द्वारा, तो जो हमारा थर्ड वाला साइड होगा, यानी कि ये वाला बोल रहा हूँ, ये जो मेरा DE होगा और ये जो मेरा AC होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे एंड हाफ होंगे एक दूसरे के, यानी ये जो होगा इसका हाफ होगा। इन हाफ वगैरह अपने को कुछ यूज़ नहीं करना है, केवल ये दोनों को अपने को पैरेलल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो कि D इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका D मिड पॉइंट है भैया, AB का, एंड दूसरा वाला जो E है वो मिड पॉइंट है BC का, एंड E है ना, एक सेकेंड, E इज मिड पॉइंट, शॉर्टकट में MP लिख देता हूँ, ऑफ BC। ओके, तो ये हो गया मेरा D जो है इसका मिड पॉइंट और E जो है वो इसका मिड पॉइंट। तो अब इन दोनों से जो बनेगा लाइन हमारा, जो DE बनेगा वो क्या होगा, थर्ड वाले साइड का पैरेलल होगा, यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो यहाँ पर लिखो जो DE होगा वो पैरेलल हो जाएगा, इसलिए करके किसका, तो AC का। तो DE और AC पैरेलल होगा, ये हमको कैसे पता चला, तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ओके, अब उसके बाद हमारा ये तो हो गया।
अब उसी तरीके से अगर हम लोग सेम टू सेम आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग देखोगे कि जैसे मान लो ये वाला हमारा डी और ये एफ आपस में क्या है, मिड पॉइंट है। तो इससे जो लाइन बनेगा, जो डी एफ बनेगा, वो क्या होगा, बीसी का पैरेलल होगा। तो उतना आपको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो। सिमिलरली उसी तरीके से हमारा जो डी एफ होगा और जो बी सी होगा ये आपस में पैरेलल होगा। ओहो, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। ओके, अब उसी तरीके से एक और लाइन बच जा रहा है मेरा, ये जो ई एफ है ये बच गया। तो अगर ये दोनों भी आपस में मिड पॉइंट हैं तो यानी इससे जो लाइन बनेगा वो थर्ड वाली साइड यानी ए बी का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग सेकेंड वाला इसको ऐसे करके लिखो कि जो मेरा ई एफ होगा वो हो जाएगा पैरेलल ए बी का। तो हमने क्या किया, ये जो छोटे लाइंस थे ना इनको हमने बड़े वाले लाइन के पैरेलल प्रूव कर दिया। डी एफ को बी सी का प्रूव कर दिया, ये ई एफ को ए बी का प्रूव कर दिया, फिर ये जो डी ई था है ना, यहाँ पर हमने इसको कर दिया इसके प्रूफ, वो तो शुरू में ही कर दिया था, सॉरी। तो अब यहाँ पर हमने तीनों लाइन को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। अब इससे हम लोग को क्या दिख रहा है, आप लोग एक एक पैरेलल वाला को उठाओ। जैसे डी ई और ए सी को हम उठाते हैं तो डी ई कहाँ पर है मेरा, ये रहा मेरा डी ई और ये रहा मेरा ए सी। तो अगर इतना लंबा चौड़ा मेरा ये क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, नहीं कि देखो अगर डी ई और ए सी पैरेलल है तो डी ई और ए एफ भी पैरेलल होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये दोनों आपस में एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गए, क्योंकि डी ई और ई एफ, अगर ए एफ आपस में पैरेलल है और उसके अलावा ये हमारे मिड पॉइंट हैं तो इसका मतलब आपस में इक्वल भी होंगे डी और ए एफ। तो यहाँ पर आप लिखो कि सो हमारा जो ये जो बन रहा है यानी ए डी ई एफ, जो इस तरीके से हमारा जो एक फिगर बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर लिखो हम लोग ए डी ई एफ, मैं क्या कर रहा हूँ यार आज, मुझे लगता है ध्यान नहीं पढ़ाने में, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो ए डी ई एफ जो है मेरा ये एक पैरेललोग्राम हो गया। समझ में आया ना कैसे पैरेललोग्राम हुआ, क्योंकि हमारा ये वाला लाइन और ये वाला पूरा लाइन आपस में पैरेलल था। तो इसका मतलब डी ई और ए एफ भी आपस में पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे, क्योंकि सभी आपस में मिड पॉइंट थे। क्लियर है। तो ये दोनों अगर आपस में क्या और मिड पॉइंट थे तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग भी यही होता है कि ये जो डी ई होगा ये हाफ हो जाएगा हमारे ए सी का, और ए सी का हाफ जो है ए एफ है। यानी कहने का मतलब कि दोनों आपस में ऑटोमेटिकली यहाँ से इक्वल प्रूफ हो रहे हैं। ओके, तो मेरा जो ए डी ई एफ है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, इस तरीके से शॉर्टकट में लिख लो। साथ ही साथ सिमिलरली उसी तरीके से सिमिलरली वर्ड फिर से यूज़ करेंगे। अगर ए डी ई एफ पैरेलल है तो हमारा जो दूसरा बन रहा है, जैसे देखो डी एफ और बी सी आपस में क्या थे, पैरेलल थे, इसका मतलब डी एफ और बी ई भी आपस में पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो यहाँ से मेरा बी डी या फिर बी ई एफ डी, ये अच्छा नाम लग रहा है, तो बी ई एफ डी जो होगा ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग बी ई एफ डी इज़ पैरेललोग्राम, यहाँ पर हो गया ये भी। उसके अलावा और कोई पैरेललोग्राम है क्या, तो थर्ड वाला कौन सा साइड बच गया मेरा, ये वाला बचा हुआ है, ई एफ बचा हुआ है। और ई एफ और ए बी आपस में पैरेलल थे, तो अगर मैं ए बी को थोड़ा अच्छा इधर वाले को भूल जाता हूँ या फिर ऊपर वाले को भूल जाता हूँ, ए डी को भूल जाता हूँ मैं, तो ई एफ और बी डी भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरा ये वाला तो बी एफ डी, अच्छा बी एफ डी यूज़ कर लिया मैंने ना, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला यूज़ हो गया। कौन सा बचा, कौन सा भाई, मैंने ये वाला, अच्छा इधर का मैंने यूज़ नहीं किया है, ये वाला जो हमारा साइड था डी ई और ए सी ये भी यूज़ हो गया है, ए डी एफ ई। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। देखो ये जो मेरा ए डी ई एफ है, ठीक है, ये तो हमने पैरेलल यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लिया। अब हम लोग करेंगे कि ये जो मेरा डी ई सी एफ है, ये वाला जो फिगर बन रहा है ऐसे इधर इधर इधर, ये भी क्या है हमारे एक पैरेललोग्राम। हम लोग पैरेललोग्राम इसलिए प्रूव कर रहे हैं ताकि हमारे जितने भी यहाँ पर ट्रायंगल आ रहे हैं ना वो सभी पैरेललोग्राम के अंदर आ जाएँ। तो इसमें आप लोग लिखो कि इसी तरीके से मेरा जो डी ई सी एफ है वो भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो डी ई सी एफ इज़ ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ओके, समझ में आया ना। हमने कौन कौन सा लिया है पैरेललोग्राम, ध्यान रखना। हमने ए डी ई एफ पैरेललोग्राम लिया है, उसके बाद इधर से ये वाला बी ई एफ डी वाला एक पैरेललोग्राम लिया है, उसके बाद फिर ये इधर से डी ई सी एफ वाला एक पैरेललोग्राम लिया है। ये तीन हमने पैरेललोग्राम ले लिए। अब यहाँ पर अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको कि कभी भी कोई जब पैरेललोग्राम बनता है ना, इस तरीके से मान लो मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, अब इसका जो डायगोनल होगा, तो अगर इस तरीके से डायगोनल ने इसको कट किया है तो डायगोनल का काम ही होता है कि पैरेललोग्राम को दो बराबर बराबर ट्रायंगल्स में कट करना। यानी अगर डायगोनल से आप कट करोगे ना तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखो ए डी ई एफ जो है ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर आप लिखो इन ए डी ई एफ। अब ए डी ई एफ में जो डी एफ है वो क्या है, डायगोनल है, डी एफ इज डायगोनल। तो अगर ये डायगोनल का काम कर रहा है, जो मेरा डी एफ देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, इसका मतलब कि जो मेरा ए डी एफ ये जो ट्रायंगल है और जो मेरा डी ई एफ ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डी एफ और डी ई एफ ये दोनों आपस में ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट एक पैरेललोग्राम था जिसको डायगोनल ने यहाँ पर कट किया, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर लिखो सो इसलिए हमारा जो डी ए एफ है, ट्रायंगल
DAF होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा मेरे DEF के। ट्रायंगल DEF का ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पैरेललोग्राम में, ये वाला हमने यूज़ कर लिया। अब BEFD में आते हैं, तो BEFD ये वाला है, तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन BEFD, ठीक है। BEFD में अब हमारे पास कौन सा डायगोनल काम कर रहा है, तो ये वाली जो लाइन है हमारी DE जो है वो डायगोनल का काम कर रहा है, तो यहाँ पर लिखो आप लोग DE इज़ डायगोनल। ओके, तो अगर ये DE डायगोनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो मेरा ट्रायंगल बनेगा DBE बनेगा और इधर जो DFE बनेगा, ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखो ट्रायंगल DBE इज़ कॉन्ग्रेंट टू हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल DFE का। अब थर्ड वाला हमारा जो ये दोनों बच गया है, इसको आप आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने लास्ट में ये वाला भी ट्रायंगल पैरेललोग्राम यूज़ कर लिया, अब DCF जो है इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग, मैं बगल में ही लिख देता हूँ, दूसरे पेज में लिखूँ तो फालतू कन्फ्यूजन होगा। इसमें लिखो आप लोग इन कौन सा था हमारा DECF। तो DCF में हमारे पास जो ये वाली लाइन आ रही है EF जो आ रही है वो क्या कर रही है, इसको डायगोनल का काम कर रही है। यहाँ पर लिखो आप लोग EF इज़ डायगोनल। तो अगर EF डायगोनल है तो इसका मतलब कि जो मेरा ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है DFE जो ट्रायंगल बना हुआ है, जिसका नाम पहले मैंने DFE ही रखा था ना, हाँ DFE यही नाम रखा था। तो यहाँ पर लिखो आप लोग, इसलिए मेरा जो ट्रायंगल DFE होगा और इधर से जो मेरा ट्रायंगल CFE होगा, CFE ट्रायंगल CFE, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि डायगोनल काम ही होता है दो बराबर बराबर पार्ट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए और लास्ट में ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अगर ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, फिर ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, इस मतलब चारों के चारों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। तो यही अपने को यहाँ पर प्रूव करना था। बस आप लोग यहाँ पर शॉर्टकट में प्रूव्ड लिख दो, और अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए टीचर बोलते हैं तो क्वेश्चन में से जो स्टेटमेंट है ना लास्ट में, उसी को उतार करके यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।